नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेनियाक पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपकी परमवीर सीरीज़ चला रखी है, जिसमें मैंने आपकी पहली क्लास रीजनिंग की आपकी ले ली है। अब आपकी पहली क्लास मैथ की बाकी है, तो उसी की फर्स्ट क्लास मैथ की मैं आज लेने जा रहा हूँ। जिन बच्चों ने रीजनिंग क्लास देख ली है, वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है, आपने क्लास को देखा, आपने समझा। अब आपकी आज की मैथ की क्लास है, इसे भी देखिए। इसमें मैंने आपके मिक्स्ड टॉपिक से उठा रखे हैं, PYQ क्वेश्चन है सारे ये आपके GD के एग्ज़ाम या जितने भी SSC के एग्ज़ाम हैं या गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। इस सीरीज़ में हमारा टारगेट क्या है? मैथ और रीजनिंग में 80 आउट ऑफ 80 लेकर आना है। तो आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज 51 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल कंसेप्ट पे बेस है आपका ये क्वेश्चन। 2 वर्षों की बात की है, ध्यान से देखिए कितने वर्षों की बात की है? 2 वर्षों की। 2 वर्षों की। अगर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस निकालें तो वो उस फॉर्म के इस फॉर्मूले से निकलेगा आपका। ये देखिए, अगर 2 वर्षों की बात करें तो इनके डिफरेंस यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 2 वर्षों के लिए, तो क्या होता है? PR/100 का स्केयर। क्या होता है? PR/100 का स्केयर। P/R/100 का स्केयर कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी 51 माइनस 42 कितना हो जाएगा हमारा? 9। PR का स्केयर, R स्केयर लिख देंगे। 100 का स्केयर 100 गुणा 100 लिख देंगे। यही कर सकते हैं। चलो, इतना तो हमें यहाँ से पता लग गया। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना दे रखा है? साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 42 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये हमारा होता है साधारण ब्याज। यहाँ से अगर साधारण ब्याज देखें तो हमारा 42 दे रखा है। मूलधन हमें निकालना है P, रेट हमें पता नहीं है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बस ये पता है। टाइम क्या है? टाइम क्या है हमारा? 2 वर्ष अपॉन 100। ये 2 से 21 पे गया और ये 100 इधर मल्टीप्लाई होकर P/R हमारा क्या हो जाएगा? 2100। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मूलधन, यानी हमें P की वैल्यू चाहिए। क्या निकालना है? P की वैल्यू हमें चाहिए। P की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2100 अपॉन P। इसी R की वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहाँ रख देंगे। 9 के साथ ये यहाँ गुना हो गया। P/2100, R स्केयर मतलब 2100 का स्केयर बटे P का स्केयर। P डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो और यहाँ डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो। 3 से 7 पे कट गया। P से हमारा P कट गया और ये P इधर हमारा क्या आ गया? डिवाइड में चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया। तो P हमारा क्या आ जाएगा? 7 गुणा 21। यही आएगा ना? हाँ, यही आ जाएगा। P/R 21। 9, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो। हाँ, एक ये भी तो रह गया। 3 से कितने पे कट गया? 7 पे। तो ये यहाँ पे क्या आएगा? यही तो कह रहा मैं, कुछ गलती हुई थी। 7 पे। तो हमारा प्रिंसिपल क्या आ गया? 49, यानी 49 रुपये हमारा क्या है? ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है। आगे समझ में? अच्छा, इसका एक तरीका हो रहा है, अगर मैं देखूं तो आजमा के हो भी सकता है और वैसे हाँ हो सकता है। देखिए क्या करते हैं। ये तो हमारा हो गया एक बिल्कुल तरीके से क्वेश्चन, मैथोडिकल हो गया है, मेथड से किया हमने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो आपका कभी गलत नहीं हो सकता। क्या किया हमने? पहले एक बार और बता देता हूँ मैं। 2 ईयर का फॉर्मूला लगाया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। अगर 2 वर्ष का हम डिफरेंस निकालें तो क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 का स्केयर। ये मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ, पर अगर मैं प्रूफ करने लग गया तो ये क्लास 10-15 मिनट की चले जाएगी। आपको सिर्फ ये याद रखना है, बस छोटी सी चीज़ है, इतना तो आप याद रख सकते हो। तो हमारा डिफरेंस क्या है? माइनस कर दो इसको। 51 में से 42 गया हमारा 9। प्रिंसिपल खोल दिया इसको, रेट का स्केयर अपॉन 100 का स्केयर। जैसे सिंपल इंटरेस्ट ये दे ही रखा था हमारा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 दे ही रखा था ना।
तो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट हम निकाल सकते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को करें, ऑप्शन के वाइज करें, तो हमारा आंसर यही क्लियर हो गया था। यहाँ पर क्या हो गया था, हमारा आंसर क्लियर हो गया था। देखो कैसे यहाँ पर क्लियर हो गया था, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ थी जो आपको लगा भी यहाँ पर हमें आंसर क्लियर कर गई है। देखो यहाँ से हम ध्यान से देखें तो प्रिंसिपल इंटू रेट हमारा क्या होगा, 21 होगा। प्रिंसिपल इंटू रेट हमारा क्या होगा, 21 गुणा 100 होगा। यानी अगर मैं इसके 21 के फैक्टर करूँ तो 300, यानी जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो हमारा क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल होगा, कॉमन सी बात है। ये 7 का मल्टीपल है, हाँ ये 7 का मल्टीपल है। अगर मूलधन भी 42 मान लें हम, और साधारण ब्याज भी क्या मान लें, 42 मान लें, तो कोई बात ही नहीं बनेगी। साधारण ब्याज उतना हो ही नहीं सकता जितना मूलधन है, क्योंकि समान कुछ ना कुछ ब्याज दर तो लगी ही होगी ना, समान ब्याज दर है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तो बचा कौन, 49। तो आप ये ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, एक स्मार्ट तरीका और एक मेथड से बताया है, बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे से आपको समझाया है कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन, थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए आपको। अगला पढ़िए क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 48। थर्ड प्रोपोर्शनल आपका क्या होता है, सबसे पहले कंसेप्ट यहाँ लिखिए। इसमें आपका अगर थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करें तो A/B इज इक्वल टू B/C, ये आपको ध्यान रखना है जब ये प्रोपोर्शनल का केस आ जाए। और ये भी याद रखना है चलो वो अगले क्वेश्चन मैंने ले रखा है उसमें कराऊंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको ये ध्यान रखना है। ये इसमें हमारा ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड प्रोपोर्शनल, या जिसे हम क्या कह देते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। क्या कह देते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। और सेकंड भी यही है और यही सेकंड है, मीन प्रोपोर्शनल इसी करके कहते हैं इसको। और ये क्या होता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। ये हमारा कब लगेगा, ये हमारा कंसेप्ट कब लगेगा, जब हमें सिर्फ 3 वैल्यूज़ गिवन हो, 1 2 सेम ही है तो, और 3। अब 3 वैल्यू गिवन है तो हमारा ये लगेगा, यानी हम जब हमें 2 वैल्यूज़ दी हों और 1 निकालनी हो, तब हमें क्या लगेगा, ये वाला कंसेप्ट आपका लगेगा। तो अब क्या कहा है, तृतीय अनुपाती क्या है, यानी A/B इज इक्वल टू B/C में तृतीय अनुपाती, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इस C की वैल्यू हमें निकालनी है। यानी ये A और B की वैल्यू गिवन है, तो पुट कर दीजिए 16/48, 16/48 इज इक्वल टू 48/C। अब 16 से 3 पे गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, C क्या हो जाएगा, 48 को 3 से गुना करिए, क्या आ जाएगा हमारा 144। उम्मीद है ये समझ में आया होगा ना, तो आप आंसर डी दे सकते हैं। अगला पढ़िए क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40, 75 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले तो आप वैसे तो क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन बहुत आसानी से। कैसे, अगर मैं 40 की बात करूं, चलो पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना होता है। 15, 25, 40, 75। अब एलसीएम में आपको 2 तरीके से सिखाऊंगा। एक तो ये तरीका है आपका जो आप बचपन से करते आ रहे हो, जब से आप छोटी बच्ची हो, क्या है, जब से आप ये करते आ रहे हो, ये तरीका भी है एक तो। और ये 8, तो एलसीएम क्या आ गया, ये आ गया आपका 600, एलसीएम इसका आ गया है। अब तो एक तो ये तरीका है एलसीएम का, एक इसको क्या कर लो, तोड़ लो। 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 दिए 15। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5। 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 8। और 75 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5 गुणा 3। अब जो कॉमन है उसे उठा लो, 1 2, ये 5 कॉमन है, कॉमन है इन जो चारों में कॉमन है, उठा लिया, एक 5 उठा लिया। अब 3 चारों में कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, कॉमन कॉमन वालों को पहले उठा लो, उठा लिया। अब फिर से 5 कॉमन है एक,
उठा लिया। अब बचा कौन, 8 ही तो बचा, सीधा 8 उठा लिया। अब देखो यही फैक्टर तो बने, ये भी 5 5 5 5 3 8 3 8, तो इसका एलसीएम भी क्या होगा 600। अब जो ये एलसीएम है, जो ये इससे में से जो ये 600 से डिवाइड हो जाएगी वही क्या होगी, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जो इससे डिविजिबल होगा। तो ये तो होंगे ही नहीं, 600 से डिवाइड ये तो होंगे ही नहीं, क्योंकि बाद में क्या है 2 0। तो यही बचा है एक ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है समझ में आया है। करते हैं अगला क्वेश्चन। वैसे ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट कर सकते हो वो भी देखिए आप ध्यान से। अगर आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है तो कैसे करोगे। 40 का फैक्टर क्या है, 5 गुणा 8, यानी 8 क्या है, एक इवन है। अगर इससे पूरी विभाज्य है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन होंगे ये भी सारे क्या होने चाहिए, इवन। ये तो ओड है, तो बचा इन दोनों में से एक। अब ये ध्यान से देखिए, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5, और मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कितनी जीरो बन गई, 2 जीरो बन गई ना बाद में, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 जीरो बन गई 100। तो 2 जीरो कहाँ है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे भी कर सकते हो आप 1 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड लगेंगे इसमें करने में, और बेसिक से भी कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया है। करिए अगला क्वेश्चन। गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन 46 किलोग्राम है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 किलोग्राम है, यानी गोपाल प्लस अक्षय प्लस अतुल को 80 लिख रहा हूँ मैं, का औसत वजन क्या है 46 किलोग्राम, 40 किलोग्राम है। औसत की बात करें तो क्या होता है, सम अपॉन नंबर, यही नहीं होता। एवरेज की बात करें तो ये हमारी एवरेज ये आ गई। गोपाल और अक्षय का औसत वजन क्या है, गोपाल प्लस अक्षय ए, मतलब दोनों का औसत के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, क्या है 40। और अक्षय और अतुल का, अक्षय प्लस अतुल का क्या है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि औसत दिया हुआ है ना। औसत आपको पता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा होता है औसत। तो अगर यहाँ से हम इनकी वैल्यू निकाल लें, गोपाल प्लस अक्षय प्लस अतुल की, तो क्या हो जाएगी आपकी, 6 3 18, 4 3 12 और 1 13। गोपाल प्लस अक्षय की कितनी हो जाएगी हमारी 80, और अक्षय प्लस अतुल की हमारी क्या हो जाएंगी 90। अब पूछ के रखा है वो देखिए, तो अक्षय का वजन क्या है, अक्षय का, किसका, अक्षय का। तो अक्षय का वजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अतुल का वजन निकाल लेते हैं। कैसे, गोपाल और अक्षय का वजन क्या है 80 किलोग्राम, तो गोपाल और अक्षय की वैल्यू क्या है 80, 80 प्लस अतुल किसके बराबर हो जाएगा 138 के। अब ये 80 है, इधर आके माइनस हो गया, तो कितना बचेगा 58। तो अतुल का वजन क्या है 58, यानी अतुल का वजन कितना है 58। तो यहाँ से अक्षय का वजन कितना आ जाएगा, तीनों इक्वेशनों को लेकर मैं आंसर आसानी से निकाल सकता हूँ। 90 माइनस 58, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 5 गए 3। तो अक्षय का वजन आ जाएगा 32 किलोग्राम। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें करने के लिए। एवरेज आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो करिए अगला क्वेश्चन, पढ़िए इसका। ये भी आपका एवरेज से ही है क्वेश्चन। एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र हैं, अंग्रेजी के 2 प्रश्न पत्र, यानी मैथ के तो कितने हैं 3, इंग्लिश के कितने हैं 2, और साइंस के कितने हैं, विज्ञान के कितने हैं 1। सभी प्रश्न पत्र 100 अंकों के थे। एस को गणित में 60% मिले, यानी गणित में कितने मिले 60%, अंग्रेजी में इंग्लिश में 70% मिले हैं, और विज्ञान में 50% अंक मिले थे। सभी प्रश्न पत्रों में उसके कितने प्रतिशत अंक थे। सभी की बात कर ले तो इसका मतलब क्या पूछा है, सभी की एवरेज पूछी है। तो निकाल लीजिए एवरेज। एवरेज क्या होता है हमारा, सम अपॉन नंबर, यही होता है ना हमारा एवरेज, सम अपॉन नंबर। तो ये तो हमारा क्या दे रखा है नंबर, ये तो हमारा क्या दे रखा है नंबर। अब गणित में क्या मिले हैं 60%, तो ये क्या है, ये इसका क्या है एवरेज है, 60% मिले हैं ना गणित में। इसका मतलब इन 3 प्रश्न पत्रों की एवरेज क्या है 60%। ये इंग्लिश की है, ये साइंस की है। तो अब क्या निकाल लेंगे, इसकी एवरेज निकाल देते हैं। छेती सम निकाल लेते हैं, 180 140 और 50। अगर मैं यहाँ से सम निकालूँ तो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी एवरेज, तो सम निकल गया। अब अभी मैंने कहा था एवरेज क्या होती है हमारी, सम अपॉन नंबर।
तो नंबर को जोड़ दीजिए, अपॉन नंबर करेंगे 3 तो 5 और 1 6 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। कर लीजिए प्लस इनको सबको। 180 और 140 कितने हो गए हमारे, 320 हो गए। 320 और 50 370 अपॉन 60 डिवाइड कर लीजिए इसे 6 से 1 से, ये आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। वही कंसेप्ट सेम, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, उसी पे बेस्ड था ये भी क्वेश्चन। पढ़िए अगला क्वेश्चन। 28, 60, 120 और 135 का एलसीएम है। अब मैंने एलसीएम आपका दो मेथड से अभी बताया है पिछले क्वेश्चन में। एक तो आपका क्या हो गया, वही जो आप करते आ रहे हो ये वाला, और एक आप इसे टुकड़ों में तोड़ लीजिए और कॉमन को पहले लिख दीजिए और जो बच रहे हैं उनको बाद में लिख लीजिए। तो 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुना 4, यानी 4 को 7 गुना 2 गुना 2। 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 गुना 4, यानी 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2। और 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 को, अच्छा एक तरीका और भी हो सकता है इसका, बहुत आसान तरीके से, ध्यान से देखिए क्या हो सकता है। ये भी 15 चौके 60 है, ये भी 15 अट्ठे है, ये भी 15 नीमे है, मतलब 15 तो एक आपका इसमें हो गया, 15 तो आपका इसमें हो गया है एक। अब 15 की बात आई है तो 5 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है, अगर 5 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है, यानी 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, तो क्या आता है, देखिए ध्यान से, बिल्कुल मैथ को समझिए कैसे करना है, क्वेश्चन को समझिए। 5 एकम 5, 10, 10 की 0, 15। देखिए क्या चल रहा है, 5 0 5 0, यानी जो भी एलसीएम होगा उसका या तो लास्ट का डिजिट क्या होगा 5 या क्या होगा 0, क्योंकि 15 से मल्टीपल होगा ना जो भी होगा। तो ये तो भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है। अच्छा, अब अगर चाहे तो आप दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो, 7 को क्या करेंगे, 4 से गुणा, 4 से गुणा करेंगे। अब 4 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इवन आएगा, तो ये हो सकता है आपका, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब 7 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे तो डिविजिबल होना चाहिए 7 से। तो आपके पास बहुत तरीके हैं करने के, अगर आपको जल्दी करना है। वैसे अगर आपको इस तरीके से करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और वो मैंने दूसरा आपका जो कॉमन वाला बताया उससे भी आप कर सकते हो। मेरा काम है आपके मैथ को बिल्कुल आसान और सही तरीके से कराना, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत जल्दी एग्ज़ाम को ख़त्म कर सकें और अपने टारगेट को जो मैंने रखा है उसे अचीव कर सकें। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। कहता है मैं अपने सामान को जो मेरा मूल्य मैं जिसमें खरीद रहा हूँ ना उसी में बेचूंगा, टेंशन मत लो सर। जैसे हम दुकान पे जाते हैं ना, मेरे मुझे भी इतने की पड़ी है, जब हम कहते हैं ना थोड़ा सा बार्गेन करने के लिए, दुकानदार कहता है अरे मैंने भी इतने की पड़ी है भाई ये। तो हालांकि वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है कि जिसका वास्तविक वजन उस पर लिखे वजन से क्या है, 46% कम है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूँ और यहाँ सेलिंग की बात करूँ, तो जो वास्तविक वजन है ना उसका, वो 46% कम है, यानी सेलिंग प्राइस में तो वो पूरा 100 दिखा रहा है उसे, पर वास्तविक में वो कितना है, 46% कम 54 है, यानी वो 54 का माल चढ़ाएगा, 54 ग्राम का माल चढ़ाएगा और बेचेगा कितना कहकर 100 का, क्योंकि 46% कम पे रख रहा है ना खुद को, तो वो बेईमान है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए कितने का लाभ कमाया उसने, 46 का लाभ, कितने पे कमाया, 54 पे, गुणा 100। लाभ यही होता है ना, यही तो होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन 100। प्रॉफिट की बात करूं तो क्या होता है, एस पी माइनस सी पी अपॉन 100 कह रहा है मैं, सॉरी, अपॉन सी पी, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, यही होता है ना। तो सीधा ही ऐसे निकाल देते हैं, कितने का डिफरेंस है, 46 का डिफरेंस है कितने पर, 54 पे। तो 2 से 27 पे, 2 से 23 पे, तो क्या आ गया 2300 अपॉन 27। अब इसे आप डिवाइड करके सोल्व कर ही सकते हो, जो आंसर आएगा आप कमेंट में ऑप्शन कर देंगे, मैं देख लूँगा आपने सही किया है या नहीं। तो करिए अगला क्वेश्चन। ए एक कार्य को 32 दिनों में कर सकता है, ए को कितने दिन लगेंगे, 32 दिन। बी उसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पर ये इनकी क्या है, कार्य करने की
क्षमता निकालनी हो तो कैसे निकाल लेंगे और कार्य निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे। हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 32 और 48 का हम कैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 8 चौके 32 होता है और 8 चौके क्या होता है, 48 होता है। तो यहाँ तो 8 तो कॉमन है, जो हमारा 8 चौके 48 बचा था और 8 चौके 32 बचा था वो हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई कर लो इन सबको। 24 8 चौके 48, 48 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32 3 16 192 हमारा क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब ये 32 से कितने पर गुना है, 8 चौके 32 6 से और 8 चौके 48 4 से। तो ये हमारे क्या है, इसकी ये हमारी क्या है, इनकी क्षमता है काम करने की। यानी ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। जितने का ये एलसीएम का मल्टीपल होता है वो क्या होती है, उनकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता होती है। और जितना ये हमारा एलसीएम आता है ये हमारा होता है टोटल वर्क। ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। जिस भी बच्चे को ये चीज़ इसमें पता लगी टाइम एंड वर्क में, उसके लिए क्वेश्चन करने बहुत आसान है। वे 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी ए प्लस बी कितने दिन तक कार्य करेंगे, 8 दिन तक वो कार्य करेंगे। फिर ए चला जाता है, अब ए चला गया तो बचा कौन, बी बचा। बी शेष कार्य का 60% कितने समय में पूरा करेगा। बी अब टी दिनों तक कार्य करेगा और टोटल कार्य करना कितना है, 192 काम उसने करना है। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या पूछ रखा है, आप इसे बहुत आसानी से कर पाओगे। अब ए प्लस बी 8 दिन तक कार्य करेंगे, यानी 6 + 4 10, 10 गुणा 80 यूनिट कार्य करेंगे। अब 80 यूनिट उन्होंने कार्य कर दिया है तो 192 ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा 80 माइनस का। अब 80 माइनस का कर देंगे, कितना बच गया, 112 हमारा कार्य बच गया। अब बी क्या क्या है, 112 कार्य करेगा। 112 का कितना कार्य करेगा, 60%। 60% शेष कार्य का 60%, 112 का 60% निकाल लेंगे। 0 से हमारा 0 पे कट गया। अब बी की वैल्यू हमारी क्या है, 4, तो 4 गुणा टी, तो ये गुणा का 4 के यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। उम्मीद है ये पता लग गया ना। बी की वैल्यू हमारी क्या है, 4 है, तो गुणा का 4 इधर डिवाइड में आ गया। अब ये 4 से 2 पे 3 पे, 2 से कितने पे कट गया, 56 पे, और 2 से 5 पे, और ये कितने पे, 28 पे। अब इन्हें गुणा कर लिया, 8 3 24, 3 दूनी 6 और 1 8, डिवाइड कर लीजिएगा। आपका हो जाएगा 16 पंजे 80, 4/5%। प्रतिशत तो निकाल ही रहे, ये तो हमारा क्या है, कार्य निकालना है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा कैसे करना है क्वेश्चन को। जैसे इन्होंने दिया है वैसे लिखते चले जाएंगे। इन्होंने कहा है ए और बी एक साथ कार्य करते हैं 8 दिनों तक, तो उन्होंने एक साथ कार्य किया। अब कार्य की हमने क्षमता निकाल ली थी हमें एलसीएम लेकर, तो 6 और 4 10 काम कर सकते हैं एक दिन में। एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं, 6 + 4 10 यूनिट। पर उन्होंने कार्य कितने दिन किया, 8 दिन, तो 10 गुणा 8 80 हो गया। अब ये 80 इधर हो गया ना, तो माइनस कर देंगे, 112 बचा। अब 112 का बी शेष कार्य, मतलब 112 का 60% कितने दिनों में करेगा, तो 112 का 60% ले लिया। अब बी को करना है तो बी की वैल्यू रखी, टाइम निकालना है कितने दिन में करेगा, तो 4 डिवाइड में चला गया और आंसर निकाल लिया। देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं। यदि उनके बीच मध्यानुपाती क्या है, 24 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस ज्ञात कीजिए, धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अब मैंने अभी कराया था आपका A/B बराबर B/C में, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। क्या होता है, फर्स्ट, और ये होता है हमारा थर्ड, और जो दोनों पर बी है इसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड या मीन प्रोपोर्शनल। अब हमें क्या निकालना है, इफ़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दैम इज 24, यानी अगर मैं बी को यहाँ मल्टीप्लाई करूँ और इसे यहाँ करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, AC। अब इसी बी स्क्वायर, बी की वैल्यू दी है 24, यानी 24 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, A गुणा C। और दो संख्याएं दे ही रखी हैं, वो A भी दे रखी है और क्या दे रखी है, C भी दे रखी है, और उनके बीच मतलब इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शनल भी दे रखा है। हमें ये दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। अब रेशो को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4x, अरे अरे अरे
तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4x गुणा 9x हो गया। 24 को मैं तोड़ लूँ तो 24 गुणा 24, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 गुणा 9 हो जाएगा, 4 से 6 पे, 3 से 2 पे 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3। तो 8 दूनी 16 हमारा क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4। अब एक्स की वैल्यू 4 आ गई, हमें क्या निकालनी है इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो 4x माइनस 9x क्या होगा हमारा 5x। तो यानी दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 5 गुणा एक्स की वैल्यू रख दी 4, तो क्या हो जाएगा 20। तो आंसर आपका क्या आ गया ऑप्शन ए। तो आ गया होगा उम्मीद है, सिंपल ही क्वेश्चन था, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं था। एक मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, तो पता लग गया ना आपको। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात क्या है। ये दो शंकुओं की ऊंचाई है, ये h1 है, ये क्या है h2 है। उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात, ये त्रिज्या यानी रेडियस का, ये r1 है, ये r2 है। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है हमारा, जो किसी बच्चे को पता हो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या है वॉल्यूम, दो कोण है तो पहले कोण की वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोण, सेकंड कोण की वॉल्यूम। तो रेशो भी ले लेंगे, इन दोनों का रेशो लेना है ना, फाइंड द रेशो। तो ये R1 H1 और ये क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर H2 का H2। 1/3 पाई 1/3 पाई कॉमन है। अब R1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, इंटू H1, H क्या 1 क्या है हमारा 4, अपॉन R2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इंटू H2 क्या है हमारा 3। 4 से 4 कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा 1:3। सिंपल था ये भी क्वेश्चन, वैसे एग्जाम में लगता है पता नहीं क्या दे दिया, वैसे सिंपल ही था क्वेश्चन, आपको बस फॉर्मूला याद रखना था इसका। उम्मीद है समझ में आया ना, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलो देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या दे रखा है। एक छात्र को एक किताब की खरीद पर निम्नलिखित 4 प्रस्ताव मिल रहे थे। किस योजना छात्र को सबसे अधिक छूट प्रदान करती है। पहले क्या 20% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट, दो 20% के डिस्काउंट, एक 25 का, एक 15 का, एक 30 का, एक 10 का, 5 का, एक 35 का। तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका किस में होगा, किस में सबसे ज़्यादा उसको डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन सब का डिस्काउंट का सम देखना है। 20 और 20 कितना हो गया 40%, यहाँ भी कितना है 40%, 30 और 10 ये भी कितना है 40%, और ये भी कितना है 40%। जब भी आपका सभी के केस में डिस्काउंट का सम क्या हो बराबर हो, तो आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिलेगा, जिसमें उनका डिफरेंस क्या होगा ज़्यादा। दोनों डिस्काउंटों के बीच में जिनका डिफरेंस ज़्यादा होगा वो डिस्काउंट क्या होगा ज़्यादा होगा। यानी 20 और 20 को माइनस कीजिए 0, 15 25 में से 15 गए 10, 30 में से 10 गए 20, और 35 में से 5 गए 30। तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में है चौथे केस में है। तो डिस्काउंट भी सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा फोर्थ केस में मिलेगा। ये आपका तभी वैलिड होगा जब चारों डिस्काउंट क्या हो, चारों डिस्काउंट के सम क्या हो बराबर हो। देखो 40-40 थे ना सबके। तो उम्मीद है ये आपको ट्रिक समझ में आई होगी। देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू। ये तो आपका डी मास से है, बोर्ड मास से। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड को, फिर एडिशन को, मल्टीप्लस ब्रैकेट को करेंगे, ऑफ तो है नहीं इसमें, तो डिवीज़न को, मल्टीप्लाई को, एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 8 सीखे 48, 6 बच गया। अब इस ब्रैकेट को, अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये वाले 7 में से 3 गए 4, 4 बच गए, 4 से ये 4 कट गया, यहाँ कितना बच गया 40, और ये 7 से 7 पे ये आ गया। 47 को किससे गुना करेंगे अब 6 से, 6 सत्ते 42, 6 चौके 24, 28। तो आंसर क्या आ जाएगा 282। सिंपल सा था ये तो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िए। टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ 210 मीटर एंड 140 मीटर एट रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 150 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। एक 210 मीटर और 140 मीटर लंबी दो ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दिशा में चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज गति वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बस आपको एक बार ध्यान से जो मैं करा रहा हूँ उसे समझिए, आपको फिर ये बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन। अब ये ट्रेन है जो आगे जा रही है, ट्रेन पर मत जाइएगा, ट्रेन की फिगर बहुत ज़बरदस्त है,
वंदे भारत बुल ट्रेन बनाई है मैंने, ये देखो ये ट्रेन जा रही है। अब ये ट्रेन इसके पास लगेगी जो पीछे से आ रही है, लगी इसके पास। जैसे आप कार लगाते हो, ओवरटेक करने के पहले पास लगा देते हो, साथ में स्नैपचैट चलती होती है। ज़्यादा हो गया क्या? तो सॉरी, ज़्यादा हो गया तो यहाँ से लगी इसके पास। अब ये इसे पार करेगी, तो अब ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे चलेगी। पार करी ना इसने, यहाँ से इसको लगी थी और यहाँ पर इसको ख़त्म कर देगी। यहाँ से लगी थी, यहाँ पर इसको ख़त्म करेगी। तो मतलब टोटल दूरी देखो इसने कितनी तय की है। ये दूरी हमें तो मुंह से लगाई थी ना शुरुआत से, यहाँ से एंटर से लगी थी इसे पार करनी। कार जब भी हम करते हैं शुरुआत कहीं लगेगा, पहले पीछे से तो नहीं लग जाएगा कार से, तो यहाँ से पार करना शुरू किया शुरुआत के। कलर चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा खत सी पड़ गई है। तो यहाँ से इसका मुख शुरुआती का हिस्सा लगा था पार करना। और पार कब होगी, जब आपका ये पीछे का हिस्सा पार कर जाएगा, यानी ये ट्रेन यहाँ तक आ जाएगी। यानी उसने क्या किया, एक तो इस लेंथ को पार किया पूरा, एक उसने अपनी खुद की लेंथ को भी पार किया। तो उसने डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया, दोनों ट्रेन की लेंथ को जोड़कर उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, यही इसमें ध्यान रखना था। जब वो पार करती हैं तो उनका टोटल डिस्टेंस क्या होता है, दोनों ट्रेनों का लेंथ का योग, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन ए लेंथ ऑफ ट्रेन बी। तो ये तो हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। जिसको ये पता लग गया, आंसर खत्म। आंसर क्या है, ख़त्म है। अब एक चीज़ और देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को सेम ही दिशा में पार करते हैं, जैसे आप ये गाड़ी में जा रहे हो और आपकी दूसरी गाड़ी यही है, दोनों की सेम दिशा सेम हो, तो आप इस गाड़ी से दूसरी तरफ देखोगे तो आपको क्या लगेंगे, वो अगर सेम बराबर स्पीड में चल रहे हो तो वो लगेंगे आपको ये तो चल ही नहीं रही है, तो हमारे सामने ही खड़े हैं। पर चल तो रही है ना गाड़ी, पर स्पीड क्या है, सेम, यानी आपको क्या लगेंगे, वो स्लो लगेंगे। पर इसी अगर सेम ही स्पीड से अपोजिट दिशा में आ रहे हो, एकदम ऐसे तेज निकल जाएंगे आपके पास से, तो इसका मतलब सेम 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 डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है हमारी, माइनस होती है दोनों की, क्योंकि कम लगता है ना, तो स्पीड क्या होती है, डिफरेंस निकालते हैं, स्पीड का डिफरेंस, यानी माइनस करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। आज से आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। स्पीड क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, स्पीड का ऐड करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, मैं ये रफ कर देता हूँ, ये लिखा रहने देते हैं। ये देखिए अब क्वेश्चन कंसेप्ट हमें बताया है। अब दोनों ट्रेन को, एक ट्रेन नीचे देखो क्या लिखा, पीछे से आ रही ट्रेन, यानी पीछे से वो लगना शुरू करेगी इस ट्रेन से। और कब पार करेगी, जब ये मुख यहाँ चला जाएगा और इसकी पूंछ, यानी ये भी पार करेगी और ये भी पार करेगी। तो पीछे से आ रही ट्रेन को पार करने में कितना लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, दोनों लेंथ, ट्रेन लेंथ ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 350 मीटर आ गया। अब स्पीड दोनों की क्या है, एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस। तो हमारी स्पीड क्या होगी दोनों की, 150 में से 80 का कितना हो गया, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी क्या होगी, स्पीड होगी। तो हमें क्या निकालना है, समय, टाइम निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा, टाइम उधर चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, 350 मीटर, और स्पीड कितनी है, 70। अब ये मीटर में है तो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें इसे किस में करना पड़ेगा, मीटर पर आवर में। तो उसके लिए हमें 5/18 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब ये नीचे 18 लिखने की जगह ऊपर लिखेंगे। बस अब इसे सोल्व कर दीजिए, 0 से 0 पे कट गया, 7 से 5 से, और ये किससे कट गया, 5 से 5 पे कट गया। तो आंसर क्या आ गया, 18। अब ये हमारा किस में आंसर आया, मीटर पर सेकंड में, हमें किस में निकालना था, मिनट में। तो मिनट में से में करने के लिए 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 6 तिये 18, 6 10 पे, तो क्या आ जाएगा, 0.3 मिनट। ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल ज़्यादा कुछ है नहीं था, बस आपको सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का ध्यान रखना है। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है। जब आपको चोर पुलिस का भी कंसेप्ट होता है ना, उसमें भी यही तरीका आपका लगता है। करिए अगला क्वेश्चन पढ़िए इसको। 8% लाभ पर 1566 रुपये में बेची गई एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब कोई वस्तु थी, उसे क्या है, 8% लाभ पर बेच दिया, प्लस होगा 8%,
ये हम फिर हमारा क्या आएगा एसपी, और एसपी कितना है, बेची गई है ना 1566 पे, ये हमारा क्या है एसपी है। मान लीजिए 100% हमारा क्या है सीपी, तो 8% जुड़ कर ये कितना हो जाएगा 108%, यानी ये 108% की वैल्यू है। जो 1566 है ये कितने की वैल्यू है, जितने की वैल्यू होती है उससे डिवाइड करते हैं 108 की, निकालनी कितने की है सीपी निकालनी है ना, व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस, तो जिसकी निकालनी है उसे गुना करते हैं, परसेंट से परसेंट कट गया। अब ये 108 से 12 नहीं में 108, 12 एकम 12, 12 में 108 तो कट तो रहा है, फिर 12 एकम 12, 12 30 36, अच्छा 6 से काट लो चलो, अगर नहीं कट रहा ना तो 6 से काट लो, वैसे तो 9 पे भी कट जाएगा ये, 9 से काट लो चलो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 नहीं 9 से भी नहीं कट रहा है, बड़ा गंदा क्वेश्चन है भाई। गंदा तो क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसे हम काट लेते हैं, किससे कह रहा था मैं, 4 से कह रहा था ना, तो 4 से क्या 2 से ही काट लो यार, फिर से तंग करेगा ये। 54 7 8 3, अब फिर से ये क्या हो गया इस पे 27 से 50, अब ये 27 से काट लो इसे, 27 दूनी 54, ये हमारा क्या बचेगा पीछे, 78 में से 54 गए, तो ये हमारा 27 9 पे कट गया, 5 नहीं में 45, 5 दूनी 10 14, तो 1450 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा, काटना ही था इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल सा ही क्वेश्चन था आपका ये। पढ़िए अगला क्वेश्चन। पेट्रोल के मूल्यों में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उसके व्यय 48% ही बढ़े। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 85%, प्राइस इंक्रीज किया है तो हमें कंजप्शन को कितना कम करना होगा ताकि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कितने से इंक्रीज़ करे, सिर्फ 48% से इंक्रीज़ करे। तो कंजप्शन की बात करें तो एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा क्या होगा, क्या होता है हमारा खर्चा, प्राइस इनटू कंजप्शन, ये हमारा क्या होता है खर्चा होता है। जितना प्राइस बढ़ेगा और जितना कंजप्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होता है खर्चा होता है। अब प्राइस की बात करें, पी ले लेता हूँ मैं, वो 100 से बढ़कर कितना हो गया है 185, क्योंकि 85% बढ़ा है। और कंजप्शन, कंजप्शन का तो अभी पूछ रखा है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा एक्सपेंडिचर, जो कि हमारा क्या हुआ है व्यय केवल 48% ही बढ़े, मतलब 100 से कितना हो जाए 148, तो हमारा कंजप्शन का प्रतिशत निकालना है हमें। तो यहाँ से अगर हम कंजप्शन निकालें तो वो क्या होगा, प्राइस डिवाइड में चला जाएगा एक्सपेंडिचर के, क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, यानी एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, तो 100 अपॉन 100, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस 148 अपॉन 185। अब दोनों क्या ले लो, रेशो ले लो सभी का, 100 से 100 कट गया, अब ये 185 यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 185 148, तो कितने की कमी होगी, 15 में से 8 गए 7, और 16 में से 14 गए ना, 17 में से 14 गए 3, 37 की कमी होगी, कितने पे होगी, बेस वैल्यू कितनी है 185 गुणा 100, तो अब इसे सोल्व कीजिएगा, 37 से 5 पे, 5 से 20 पे, तो हमारे कितने की कमी होगी 20% की कमी होगी। एक तो आपका ये मेथड है बिल्कुल, जो आपको बिल्कुल मेथड के तरीके से आपको पता लग गया भी कैसे निकालना है। एक आपका होता है 100 वाला मेथड, 100 वाला क्या है, बेस वैल्यू क्या मान लीजिए 100 मान लीजिए, अब 100 पे कितने की वृद्धि हुई है 85 की, तो 185 हो गया, और उसी 100 पे कितने बढ़े हैं 48% बढ़े हैं, देखो ना उसी 100 पे 85 बढ़े 185 हुए हैं, उसी 100 पे 148 हुए हैं, तो यानी कितने की कमी हुई है 37 की कमी हुई है, कितने पर हुई है, बेस वैल्यू कितनी है 185 गुणा 100, बात तो अब भी वही है ना। तो दो तरीके हैं आपको इसको करने के। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त मूल संख्या से 78 अधिक है, मतलब जो मूल संख्या है उससे क्या है 78 अधिक है। पहले संख्या को क्या किया, कोई संख्या थी मान लो 100%, उसमें पहले 15% घटाया गया, वैसे तो आप 100 वाले मेथड से 100 से भी कर सकते हो, जैसे 100 मानना है 15% घटा दिया इसमें से, तो 100 में से 15% गया, हमारा कितना आ गया 85। अब 85 में से क्या है 20% बढ़ाया है,
तो 85 का 20% क्या होगा? 10% 8.5 होगा, 8.5। तो 20% कितना होगा? 8.5 गुणा 2 17। तो 17 बढ़ाएंगे इसमें तो 102 हो जाएगा। ये हमारी क्या होगी? अब संख्या होगी। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। मूल संख्या से कितना अधिक है? 78 अधिक। और असलियत में कितना अधिक है? 2 यूनिट अधिक है असलियत में। तो यानी 2 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या है? 78। 2 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या है? 78 है। तो मूल संख्या क्या है? किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? 100 यूनिट की। तो 2 को कितने से गुणा करें? 50 से। 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और इधर भी कितने से गुणा करेंगे फिर? 50 से। तो 8 पंजे 40, 4 7 8 56, 6000 हमारा क्या आ जाएगा इसका? 856। मूल संख्या से 78 अधिक है। हाँ, 2 यूनिट की वैल्यू यही तो है। पहले 15% घटाया जाता है, घटा दिया। फिर 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ा दिया। 8 तो नहीं छोड़ा, 17 ही तो बढ़ेगा, 102 ही तो आएगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। तो 78 अधिक है, ठीक तो है। सही तो किया क्वेश्चन। अरे मल्टीप्लाई में गलती कर रखी होगी मैंने, पक्का पता। इतने से गुणा होगा 5 से, 50 से, 8 पंजे 40, 4 7 पंजे 35 और 4 39 हो आएगा। भाई मल्टीप्लाई करने में ही गलती करती। ऑप्शन नंबर डी। दो संख्याओं को का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ क्या है? 11 है और उनका योग क्या है? 132। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लो एक संख्या x है, एक संख्या y है और उनका एचसीएफ क्या दे रखा है? 11 दे रखा है। यानी एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इसमें भी कोई 11 का मल्टीपल होगा और इसमें भी क्या होगा? 11 का मल्टीपल होगा। ये आपको बात पता लग गई। अब मैं कभी भी 11 की मल्टीपल की बात करूं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए ध्यान रखिएगा। अब मैं कोई 11 की मल्टीपल की संख्या ले लेता हूं। मैंने क्या ले ली? 44। और एक कोई 11 की मल्टीपल रैंडम सोच लो आप। क्या सोच लो? 66 सोच लो। चलो अब इनके बीच का अंतर निकालिए। अंतर निकालिए दोनों के बीच का। समझो तो अंतर निकालो। 66 में से 42 गए 22। तो यानी ये भी किसका फैक्टर है? 11। 22 को अगर मैं तोड़ूं 11 गुणा 2, मतलब जो भी आंसर होगा उनके बीच का अंतर क्या होगा? 11 के मल्टीपल में होगा आंसर भी। ये 11 के मल्टीपल में है? नहीं है। ये 11 के मल्टीपल में है? नहीं है। तो ये हो गया एक ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करिए, कैसे करना है आपको। देखा कैसे किया क्वेश्चन को? आधा क्वेश्चन तो यहीं से हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है। उनका योग क्या होगा? 132 है। मान लीजिए उनका योग 132 है। x प्लस वाई क्या है? 132। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, दोनों संख्याएं क्या होंगी? 42 से बड़ी होंगी। मान लीजिए दोनों संख्याएं क्या हैं? 42 से बड़ी हैं। मान लिया। इसकी तो जरूरत ही नहीं है, काट दीजिए। इसकी अभी जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या कहा? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? मान लीजिए दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? 22 है। तो मान लिया 22 है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों को प्लस कीजिए। 2x क्या हो जाएगा? 2 2 4 54, 154। x की वैल्यू क्या यहाँ से क्या आ जाएगी? 77। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? पुट कीजिए y यहाँ पे। यहाँ से x की वैल्यू पुट करके y की निकाल सकते हैं। तो 77 माइनस हो जाएगा। 12 में 7 गए 5 और 12 में 7 गए 5, 12 में 7 गए 5। तो ये हो जाएगी 55। अब इन्होंने क्या कहा था? दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं और दोनों संख्याएं क्या हैं? 42 से बड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो आप इसे ऑप्शन से ही कर पाओगे क्वेश्चन को। ऐसे करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ये इतना समय नहीं होता एग्जाम में। ये अगर मैं करना चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं, जैसे अभी किया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बहुत समय लगा दिया इसमें। वैसे इतना समय लगने वाला नहीं है क्वेश्चन। ये पढ़ते ही आंसर आता है इसका। देखिए कैसे। दोनों का एचसीएफ क्या है? 11, मतलब 11 के मल्टीपल होंगे। और दोनों के बीच का अंतर क्या है? वो भी 11 के मल्टीपल की बात है, तो अंतर भी क्या होगा? 11। तो ये ऑप्शन गए। उन्होंने क्या कहा? दोनों संख्याओं का क्या है? 42 से बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी की बात की है
तो बड़ी संख्या ही लेंगे हम, भी 22 वाली लेंगे। 22 वाली लेकर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर आंसर डी कर देंगे। पढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए। विपुल 5400 रुपये और विजय 9400 रुपये साधारण ब्याज दर से निवेश करते हैं। यदि 5 वर्ष के, विपुल क्या है 5400 रुपये निवेश करता है और विजय कितने 9400 रुपये निवेश करता है, 9400 रुपये। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। अब ब्याज का कंसेप्ट देखिए, आप बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन को, पहले ब्याज का कंसेप्ट देखिए। ब्याज हमारा यानी साधारण ब्याज की बात की है ना, किस पे डायरेक्टली डिपेंड होता है हमारा साधारण ब्याज, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100। मान लीजिए दोनों का टाइम क्या है 5 वर्ष है, टाइम कांस्टेंट है, मान लिया टाइम क्या है कांस्टेंट है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय और विपुल को 84% अधिक मिलता है, 840% अधिक मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों की ब्याज दर भी क्या है सेम है, तो रेट भी हमारा कांस्टेंट है, 100 तो हमारा कांस्टेंट ही है। तो साधारण ब्याज हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रिंसिपल के। यानी जितना ज़्यादा हमारा प्रिंसिपल होगा उतना ज़्यादा ही हमारा क्या होगा साधारण ब्याज होगा। ये आपको बात पता लग गई ना। अब यहाँ देखिए, विजय क्या है 9400 रुपये लेकर आया है और विपुल क्या है 5400 रुपये लेकर आया है। मतलब विजय क्या है 4000 रुपये ज़्यादा लेकर आया है विजय। करने से तो मैं इसे बेसिक से कर लूँ, पर आपके दिमाग में भी तो बिठाना है ना एग्जाम के तरीके से हमें। विजय 4000 रुपये ज़्यादा लेकर आया है, इसका मतलब विजय क्या है ब्याज भी उतना ही ज़्यादा लेकर जाएगा 4000 रुपये। तो यही तो लिखा है, अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। क्यों 840 रुपये अधिक ब्याज मिलता है? क्योंकि वो 4000 रुपये ज़्यादा लेकर आया था। मतलब ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, और ये क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और समय आपको पता है कितना है 5 ईयर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं ब्याज दर निकाल सकते हैं, वही सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है 840, ये पी यहाँ डिवाइड में चला जाएगा 4000, रेट निकालना है टाइम यहाँ डिवाइड में चला जाएगा 5, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये टी हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 4 से 4 और ये कट गया 5 जो के 20 5.5, तो 4.2 सॉरी 4.2। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया हमारा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल था, ये भी ज़्यादा कुछ है नहीं था। जितना जो ज़्यादा पैसे लेकर आएगा उतना ज़्यादा ब्याज लेकर जाएगा, उन्हीं पैसों पर ले जाएगा ना जितना ज़्यादा पैसे लेकर आया था। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद, यानी ये कोलकाता है और ये क्या है हमारा अहमदाबाद, फाइनल मैच देखने के लिए जाता है। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। अब वो चला गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या आता है कोलकाता वापस आता है। अब यहाँ देखिए डिस्टेंस दोनों केस में क्या है सेम है ना, डिस्टेंस क्या है दोनों केसों में सेम है। तो कोलकाता से वापस आया, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। हमें क्या करना है एक सेकंड, एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। एवरेज स्पीड जो कि हमारी क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हमारी क्या होती है एवरेज स्पीड। अब ध्यान से देखिए दोनों केस में क्या है डिस्टेंस क्या है सेम। जब दोनों केस में डिस्टेंस सेम होता है तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, 2 इंटू दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों स्पीड को क्या कर देंगे डिवाइड करके ऐड कर देंगे। 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हमारी क्या होती है एवरेज स्पीड जब हमारा डिस्टेंस क्या होता है सेम। तो दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो, 9 गुणा 18, और दोनों स्पीड को प्लस कर दो 27, 9 3 27, 3 से 6 कट गया तो 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या है एवरेज स्पीड है। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूले से। अब ये फॉर्मूला बना कैसे वो भी मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ दूंगा मैं। अभी आपको लगे भी ये तो ऐसे रट रखा है क्वेश्चन को, आपको इसका बेसिक ही बताऊंगा। अब एवरेज स्पीड मैंने अभी लिखवाया था, क्या होता है हमारा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन बोलो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है। अब आपने देखा होगा डिस्टेंस दोनों केस में क्या था सेम, तो डिस्टेंस पहले केस में भी डी था और दूसरे केस में भी डी था, पर दोनों के केस में
टाइम टेकन हमारा क्या होगा, अलग अलग, क्योंकि स्पीड क्या होगी, अलग अलग। और टाइम का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस यहाँ भी डी है, स्पीड पर पहले केस में 9 है, स्पीड पहले केस में क्या है 9 है, और दूसरे केस में क्या है डी अपॉन 18। अब इसे सोल्व कीजिए, अब इसे क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। ये तो क्या बन गया हमारा डी प्लस डी, 2D बन गया ऊपर वाला। तो नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, 18 एलसीएम आ गया, 2D प्लस डी। एक सेकंड, मैंने क्या कर दिया है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो वैल्यू, रुक जाओ एक मिनट, फॉर्मूला बताना था ना मैंने वैल्यू गलत लिख दी। ऐसे तो आपको फिर वैल्यू आंसर ही आ जाएगा, आंसर नहीं कहा मैंने, आपको फॉर्मूला बताना है, वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है आपका। तो ये हमारा x है, ये हमारा क्या है y, ये हमारा क्या है x, पहली स्पीड दूसरी स्पीड y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा d इंटू एल्शियम लेंगे दोनों का, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब ये अपॉन का एक्स वाई क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये नीचे रह जाएगा डी एक्स प्लस वाई। तो डी से हमारा डी कट गया, तो क्या बने 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो उम्मीद है आपको ये एवरेज स्पीड का पता लग गया होगा, फॉर्मूला कैसे निकला है। वैसे आप ध्यान भी रख सकते हो डायरेक्ट, पर ये लगेगा कब, जब दोनों के केस में डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। अहमदाबाद से कोलकाता गया और कोलकाता से रिटर्न अहमदाबाद आया, डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम है। तो आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको आज की क्लास में बिल्कुल क्लियर हुआ होगा जो जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं। आपको ध्यान रखना है, हमारा टारगेट पूरे नंबर लेने का है जीडी में। जीडी में क्या, एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में बेनिफिशियल है आपके लिए बहुत ज़्यादा। कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, कहीं भी आप मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, आपको इस क्लास से बहुत मदद मिलेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। बाय बाय सभी बच्चों को।